ठीक है, सेकंड चैप्टर एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। पहला टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। पहली बात ये बताइए कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली कब? 1947 में। तो उसी टाइम जिस टाइम इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली उसी पीरियड में बहुत सारी कंट्रीज को भी इंडिपेंडेंस मिली। उस टाइम डीकोलोनाइजेशन की प्रोसेस चल रही थी। डीकोलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इंडिया जैसे कॉलोनी थी ब्रिटेन की, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो वैसे ही बाकी भी यूरोपियन कंट्रीज ने एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज को कॉलोनीज बना रखा था। अब उन सबको इंडिपेंडेंस मिल रही थी। इस प्रोसेस को डीकोलोनाइजेशन बोलते हैं। तो इस पीरियड में 1940s के पीरियड में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, तो और भी बहुत सारी कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिली। ठीक है, इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने डेमोक्रेसी को चुना, बाकी कंट्रीज ने नॉन डेमोक्रेटिक रूल को चुना। इंडिया में डेमोक्रेसी आई, बाकी कंट्रीज में नॉन डेमोक्रेटिक रूल्स था। ऐसा क्यों किया गया वो बताया गया है। यानी पूरी तरीके से डेमोक्रेसी को नहीं चुना बाकी कंट्रीज ने, इंडिया ने पूरी तरीके से डेमोक्रेसी को चुना। उसका एक रीजन ये है कि डेमोक्रेसी में सरकार चला पाना, गवर्न कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी वर्ड डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेसी का मतलब रूल, तो रूल ऑफ पीपल, जिसमें लोगों के रिप्रेजेंटेटिव रूल करते हैं। यानी इलेक्शन में जो जीता वो रूल करेगा। वो किसके हिसाब से रूल करते हैं? लोगों के हिसाब से। तो जितने ज़्यादा लोगों की सुनी जाएगी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसलिए बाकी कंट्रीज ने नॉन डेमोक्रेटिक रूल्स को चुना, या फिर वहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक रूल आ गया। उन्होंने डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक रूल आ गया। नॉन डेमोक्रेटिक रूल में क्या क्या आता है? नॉन डेमोक्रेटिक रूल में आता है नॉमिनल डेमोक्रेसी, यानी नाम के लिए तो डेमोक्रेसी है, नाम के लिए तो डेमोक्रेसी है लेकिन रियलिटी में डेमोक्रेसी नहीं है, ऐसा होता है। दूसरा, वन पार्टी रूल, कोई भी एक ही पार्टी रूल कर रही है, वन पार्टी रूल, यानी एक ही पार्टी का रूल लगातार चला आ रहा है। तीसरा, डायरेक्ट आर्मी रूल, डायरेक्ट आर्मी रूल। तो इस तरीके के और भी बहुत सारे नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार चल रही थी बाकी कंट्रीज में, जिनको इसी टाइम में इंडिपेंडेंस मिली, जब इंडिया को मिली तब। क्यों? एक तो रीजन बताया, इसका रीजन ये कि डेमोक्रेसी में गवर्न कर पाना कंपैरेटिवली ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, पॉपुलेशन को मैनेज कर पाना। और ये जो कंट्रीज हैं ये नई डीकोलोनाइजेशन के बाद न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, यानी इनको नई नई आज़ादी मिली है। न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, ये न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, और इनके लिए जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, वो थी नेशनल यूनिटी। तो कंट्री को के लिए नेशनल यूनिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी डेमोक्रेसी के बजाय, क्योंकि अगर पूरी कंट्री एक साथ इकट्ठी नहीं रह पाएगी तो दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं, हो सकता है कंट्री का डिवीजन हो जाए। तो इसलिए इन लोगों ने नॉन डेमोक्रेटिक रूल को चुना, क्योंकि उसमें गवर्न करना कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी होता है। इसलिए तो वही है कि लीडर्स इन डिफरेंट कंट्रीज सेड दैट नेशनल यूनिटी वाज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी नेशनल यूनिटी उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और अगर डेमोक्रेसी होगी तो लोगों में डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो सीधी सी बात ये बताई गई है कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली उसी टाइम पीरियड में बहुत सारी कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिली।
इंडिया ने डेमोक्रेसी को चुना, डेमोक्रेटिक रूल आया इंडिया में, बाकी कंट्रीज ने में डेमोक्रेटिक रूल नहीं आया, उन्होंने कोशिश की तब भी नहीं आया। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी और उनके लिए नेशनल यूनिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर वो डेमोक्रेसी को चुनते या डेमोक्रेटिक रूल को चुनते तो कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस के चांस ज़्यादा थे। क्लियर? दूसरी बात, इंडिया ने डेमोक्रेसी को क्यों चुना? जबकि ये बताया गया कि डेमोक्रेसी में पॉपुलेशन को गवर्न करना कंपैरेटिवली ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें लोगों के व्यूज़ लिए जाएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस हो सकते हैं। उसके बावजूद इंडिया ने क्यों चुना? उसका रीज़न ये है कि पहला रीज़न ये है कि जो इंडिया में जो नेशनल मूवमेंट हुआ वो डीपली कमिटेड था किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए। उनकी डिमांड क्या थी कि डेमोक्रेसी कंट्री में आनी चाहिए, तो वो पहले से ही कमिटेड थे डेमोक्रेसी के आइडिया के लिए। दूसरा, इंडिया के जो लीडर्स थे वो ये मानते थे, वो पॉलिटिक्स को प्रॉब्लम की तरह नहीं देखते थे, वो ये मानते थे कि पॉलिटिक्स क्या है? प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका है। तो पहला तो ये कि अवर फ्रीडम स्ट्रगल वाज डीपली कमिटेड टू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। और दूसरा, जो हमारे लीडर्स थे, अवर लीडर्स डिड नॉट सी पॉलिटिक्स एज अ प्रॉब्लम, दे सॉ इट एज अ वे ऑफ सॉल्विंग दी प्रॉब्लम्स। तो वो पॉलिटिक्स को प्रॉब्लम की तरह नहीं देखते थे, वो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके की तरह देखते थे। तीसरा, जो लीडर्स थे उनके लिए पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा जरूरी था। तो इन तीनों रीजंस की वजह से इंडिया ने डिफिकल्ट पाथ को चुना, डेमोक्रेसी को चुना। अगली बात ये पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कब किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया, इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कब से कब तक? 1946 से बनना स्टार्ट हो गया था और ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरी डेट है, इस कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किए, किसने साइन किए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने साइन किए। कब? 24 जनवरी 1950 को। और उसके बाद पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट हो गया, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होना स्टार्ट हो गया 26 जनवरी 1950। इसको क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन डे। इसमें साइन होते हैं। ये 3 डेट्स हैं इसमें। इसके बाद क्या किया गया? इलेक्शन कमीशन को बनाया गया। इलेक्शन कमीशन कब बनाएगी? जनवरी 1950 में बनाएगी। तो इलेक्शन कमीशन को बनाया गया जनवरी 1950 में। और जो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले वो थे सुकुमार सेन। ये पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के। तो इनको क्या करना था? इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने थे। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये कि इंडिया में इलेक्शंस करवाने में, इलेक्शंस कंडक्ट करवाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो जब पहले इलेक्शंस होने थे, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस, तो इंडिया के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स थी? तो मेन ये 6 प्रॉब्लम्स थी। पहली ये कि इंडिया का साइज बहुत बड़ा था, वास्ट साइज, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी इसमें। दूसरा, इलेक्शन कराने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनानी थी, डीलिमिटेशन करना था। इलेक्शन कैसे कराया जाता है? जैसे पहला चैलेंज तो ये था कि इंडिया वास्ट एरिया थी और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। दूसरा, डीलिमिटेशन करना था, डीलिमिटेशन। पहली प्रॉब्लम थी वास्ट साइज और पॉपुलेशन भी ज्यादा थी। दूसरा, डीलिमिटेशन करना था। डीलिमिटेशन का मतलब मान लेते ये पूरी कंट्री है, ये कंट्री है पूरी। इलेक्शन कराने के लिए इसको सब पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, सब यूनिट्स में। इस हर एक सब पार्ट को, सब यूनिट को बोलते हैं क्या? कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो
डिलिमिटेशन का मतलब ये हुआ, ये क्या इलेक्शन कराने के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने की। डिलिमिटेशन का काम मतलब ये है कि ये एरिया डिफाइन करना कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ से कहाँ तक होगी, दूसरी कहाँ से कहाँ तक होगी, तो ये उसको बोलते हैं डिलिमिटेशन। तो दूसरा चैलेंज यही था कि डिलिमिटेशन करना था, यानी बाउंड्रीज क्लियर करनी थी किसकी, कॉन्स्टिट्यूंसीज की, तभी इलेक्शन हो सकते हैं। तीसरा इलेक्टोरल रूल्स बनाने थे। इलेक्टोरल रूल्स, इलेक्टोरल रूल्स क्या होते हैं कि कौन वोट डाल सकता है, जितने भी एलिजिबल सिटीजन्स हैं यानी जितने भी लोग वोट डाल सकते हैं उनकी जो लिस्ट होती है उसको बोलते हैं इलेक्टोरल रोल। इसमें जो लोग वोट डालेंगे उनके नाम होंगे, इस लिस्ट को तैयार करना था। ये तीसरी प्रॉब्लम थी। चौथी प्रॉब्लम क्या थी? चौथी प्रॉब्लम ये थी कि जब इलेक्शन कमीशन ने अपने एम्प्लॉयज को भेजा ये डाटा कलेक्ट करने के लिए, इलेक्टोरल रोल्स बनाने थे, तो जब वो घरों में पहुंचे तो उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, जिसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि ज़्यादातर वुमेन के नाम ही नहीं थे, या फिर उनको उनके नाम नहीं बताए जा रहे थे। नाम कैसे बताते थे? मान लेते किसी घर पे हो गए तो बताते हैं कि वो राम की वाइफ है, श्याम की बहन है, इस तरीके से, यानी उस औरत का कोई भी नाम नहीं बताया गया। ये डाटा जब इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचा तो उसने इस पूरे डाटा को रिजेक्ट कर दिया। तो करीब ऐसे 40 लाख नाम ऐसे थे वुमेन के जिनमें उनके नाम ही नहीं है। उनके नाम क्या लिखे थे? वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, इस तरीके से लिखे हुए। तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया और इलेक्शन कमीशन ने दोबारा से डाटा कलेक्ट करने के लिए कहा। ये चौथी प्रॉब्लम थी। पांचवी प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया में उस टाइम बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे, तो जितने भी एलिजिबल वोटर्स थे केवल 50% वोटर्स इंडिया में लिटरेट थे। 50% ऑफ द एलिजिबल वोटर्स वर लिटरेट। केवल इतने ही लोग पढ़े लिखे थे, बाकी को पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। पांचवी प्रॉब्लम ये थी। सिक्स्थ प्रॉब्लम ये थी कि अभी तक कहीं भी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी भी पुअर या फिर इलिटरेट कंट्री में डेमोक्रेसी रही हो। तो ऐसा पहली बार होने वाला था कि एक तो इंडिया ने क्या किया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज किया था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब जितने भी एडल्ट्स हैं उन सबको राइट टू वोट दिया गया था, यानी सब लोग वोट डालेंगे जिनकी भी एज या जो भी एलिजिबल है वो, उसके ऊपर कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे। तो बहुत सारे लोग वोट डाल रहे थे। तो ये दुनिया में शायद पहली बार ऐसा हो रहा था कि इतनी पुअर और इलिटरेट कंट्री में डेमोक्रेसी या फिर वोटिंग कराई जा रही थी। तो ये 6 प्रॉब्लम्स थी इलेक्शन कमीशन के सामने या इंडिया के सामने जब फर्स्ट जनरल इलेक्शंस होने थे तब। उसके बाद इलेक्शंस कराए गए। कब से कब तक हुए इलेक्शंस? अक्टूबर 1951 से, अक्टूबर 1951 से इलेक्शंस कराए गए। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस फरवरी 1952 तक। इस पीरियड में फर्स्ट जनरल इलेक्शंस होते हैं। इसको यूजुअली 1952 इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस जब हुए तो ये देखा गया कि इलेक्शंस ठीक ठाक तरीके से हुए। कितने लोग वोट डालने आए? 50% से ज़्यादा लोग वोट डालने आए, पहली बात। कितने लोग इलेक्शंस कॉम्पिटिटिव थे? कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या हुआ? इलेक्शंस कॉम्पिटिटिव थे। कॉम्पिटिटिव का मतलब ये हुआ कि एक सीट से ऐसा नहीं एक ही कैंडिडेट लड़ रहा है, 2 लड़ रहे हैं। एक सीट से ऑन एन एवरेज 4 से ज़्यादा कैंडिडेट्स लड़ रहे थे, यानी हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से मोर देन 4 कैंडिडेट्स इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, यानी इलेक्शंस कॉम्पिटिटिव थे। दूसरा बताया कि जो वोट डालने वाले लोग थे, वोटर्स टर्नआउट जिसे बोलते हैं, वो भी 50% से ज्यादा था, मोर देन 50%। तीसरा, जब रिजल्ट्स बताए गए तो जो लूजर्स थे, जो लोग हार गए, उन्होंने भी रिजल्ट को एक्सेप्ट किया। इसका मतलब ये इलेक्शंस फेयर तरीके से कराए गए थे।
और चौथी बात ये कि ये जो इलेक्शंस थे 1952 इलेक्शंस, ये इन इलेक्शंस ने ये प्रूव कर दिया, इंडिया में ये इलेक्शन सक्सेसफुली हुए और फेयर तरीके से कराए गए। इन इलेक्शंस ने ये प्रूव किया कि डेमोक्रेसी कहीं भी एस्टैब्लिश की जा सकती है, कहीं भी इलेक्शंस कराए जा सकते हैं, चाहे वो कंट्री भले ही कितनी भी बड़ी हो, चाहे उसकी पॉपुलेशन कितनी भी ज़्यादा हो, चाहे उसमें जो लोग हैं वो लिटरेट लोग जो हैं बहुत कम हो, चाहे वो कंट्री पुअर हो। तो ये इलेक्शंस ये बताते हैं, इट प्रूव डेट डेमोक्रेसी कुड बी प्रैक्टिस्ड एनीवेयर इन दी वर्ल्ड, दुनिया में कहीं भी डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की जा सकती है। अब ये फर्स्ट जनरल इलेक्शंस के बारे में बताया जाएगा। देखते हैं दूसरा टॉपिक, अगला टॉपिक है कांग्रेस डोमिनेंस इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। तो ये इंडिया में जनरल इलेक्शंस कराए गए, सीट्स लिखी हुई है, ये टोटल सीट्स 489 थी, इसमें कांग्रेस को मिली 364 पहले जनरल इलेक्शंस में। जो दूसरे नंबर पर पार्टी थी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसको 16 सीट्स मिली। सेकेंड जनरल इलेक्शन में टोटल सीट्स 494 थी, इसमें कांग्रेस को 371 मिली और थर्ड में 361 मिली 494 में से। यानी पहले 3 जनरल इलेक्शंस कौन जीतता? कांग्रेस। अब ये बताया कि ये कब हुए, ये बताया था 1952 में। इलेक्शंस 5 साल बाद हो गए, इसमें 5 ऐड कर दिए, तो सेकंड कब हो गए? 1957 में। फिर इसमें 5 ऐड कर दिए, ये कब हो गए? 1962 में। तो ये पहला जनरल इलेक्शन 1952 में, दूसरा 57 में और तीसरा 1962 में। दूसरी बात, लोकसभा के लिए इलेक्शंस और स्टेट के, लोकसभा के इलेक्शंस और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन दोनों एक साथ हुए। यानी जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए तो ये तो लोकसभा का रिजल्ट लिखा हुआ है, सारी स्टेट्स के इलेक्शन भी 1952 में ही हुए। ऐसे दूसरी बार जब जनरल इलेक्शंस होते हैं 57 में, तो ये तो लोकसभा का रिजल्ट लिखा हुआ है, तो इंडिया की सारी स्टेट्स में भी इलेक्शन साथ में ही हो रहे हैं, दोनों इलेक्शन एक साथ हो रहे हैं, लोकसभा के और स्टेट इलेक्शंस के। पहले जनरल इलेक्शंस में बताया कि कांग्रेस को 364 सीट्स मिलती हैं टोटल 489 में से। यही कांग्रेस डोमिनेंस है। डोमिनेंस मतलब कांग्रेस डोमिनेट कर रही, सबसे ज़्यादा सीट्स कांग्रेस को मिल रही लगातार। स्टेट्स में भी कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली फर्स्ट जनरल इलेक्शन में, ज़्यादातर स्टेट्स में। केवल त्रावणकोर और कोचिन जो आज की केरला है वहाँ पे नहीं मिली, मद्रास में और उड़ीसा में। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन में पहली बात तो ये 52 में हुई, कांग्रेस की सीट्स लिखी हुई है, सारी स्टेट्स में भी कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली, स्टेट्स में भी कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली, केवल कुछ स्टेट्स को छोड़ के, जिसमें केरला, त्रावणकोर और कोचिन, केरला आती है, मद्रास और उड़ीसा, इन 3 स्टेट्स में उसको मेजॉरिटी नहीं मिली, लेकिन फिर भी उसने अपनी सरकार बना ली थी। ये फर्स्ट जनरल इलेक्शंस के बारे में बताया गया। दूसरी बात, ये जो सेकेंड जनरल इलेक्शंस हुए 1957 में, जिसमें कांग्रेस को 371 सीट्स मिलती हैं, तो उसी टाइम स्टेट असेंबली के भी इलेक्शंस हुए, जब ये सेकेंड जनरल इलेक्शंस हो रहे थे। तो जब स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं इसमें, सेकेंड जनरल इलेक्शंस में, तो यहाँ पे एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको फर्स्ट जनरल इलेक्शंस में लोकसभा में 16 सीट्स मिली थी। तो स्टेट असेंबली के इलेक्शंस में केरला में इस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। किस पार्टी ने? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने। कब? 1957 इलेक्शंस में। कौन से इलेक्शंस? स्टेट असेंबली के इलेक्शंस। अगली बात
ये जो सीट्स मिली कांग्रेस को, वो सीट्स बहुत ज़्यादा मिली, लेकिन अगर वोट्स देखें परसेंटेज ऑफ वोट्स, तो उतने परसेंटेज ऑफ वोट्स नहीं मिले। तो एक तरीके से इंडिया ने जिस सिस्टम को अडॉप्ट किया, ये 11th क्लास में पढ़ाया गया था, इंडिया ने सिस्टम को अडॉप्ट किया फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम को। इसके अलावा एक और सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि जितने परसेंटेज वोट्स मिले हैं किसी पार्टी को, उतने ही परसेंटेज सीट्स मिलेंगे उसको। जबकि फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम में क्या है, ऐसा नहीं है, जिसके सबसे ज्यादा वोट्स आ गए, वो कितने परसेंटेज उसका मतलब नहीं, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट्स मिल गए वो पार्टी जीत जाएगी। तो इस सिस्टम का भी फायदा मिला कांग्रेस को, यानी ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस को 489 में से 364 सीट्स मिली फर्स्ट जनरल इलेक्शंस में। इसका मतलब ये हुआ हर 4 में से करीब 3 सीट कांग्रेस जीत रही है, लेकिन वोट कितने मिले, केवल 45%। तो कांग्रेस को इसका भी फायदा मिला, किसका, जो इंडिया ने जिस सिस्टम को अडॉप्ट किया फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। भाई अगर पीआर सिस्टम होता तो कुछ और हो सकता। अगला कुछ पार्टीज के बारे में बताया गया इसमें। तो एक सोशलिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है और भारतीय जनसंघ। सोशलिस्ट पार्टी के बारे में पता होना चाहिए और उसके कुछ लीडर्स के बारे में भी, जैसे एक इम्पोर्टेंट लीडर है राम मनोहर लोहिया, सोशलिस्ट पार्टी में थे। कम्युनिस्ट पार्टी में बताया, इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, अजय घोष, पीसी जोशी, ए.के. गोपालन। और भारतीय जनसंघ जो 1951 में बना, और इनके जो लीडर्स हैं श्याम प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इसके अलावा और भी हैं, ये देख लेना मुझसे। अगला टॉपिक है नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, यानी इसमें ये बताया गया कि फर्स्ट जनरल इलेक्शंस में, सेकंड में, थर्ड में, तीनों में कांग्रेस जीत रही है और बहुत ज़्यादा सीट्स मिल रही है, यानी बहुत ज़्यादा सीट्स मिल रही है, तो यही कांग्रेस डोमिनेंस हो गया। अब थोड़ा सा कंपेयर किया गया इसको, यानी ये बोल सकते हैं अभी के लिए कि करीब 15 साल तक तो एक ही पार्टी रूल कर रही है, उसके बाद भी कांग्रेस ने ही किया, तो इसको क्या बोलते हैं, वन पार्टी रूल हो गया एक तरीके से, यानी एक ही पार्टी बार बार जीत रही है। ऐसा और भी कंट्रीज में हो रहा था, लेकिन और कंट्रीज में और इंडिया में डिफरेंस क्या है वो बताया जा रहा है। द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी वॉज एक्सपीरियंस्ड बाई मेनी कंट्रीज। तो बहुत सारी कंट्रीज में वन पार्टी डोमिनेंस था, यानी एक ही पार्टी बार बार जीत रही थी, लेकिन जो बाकी कंट्रीज थी वहाँ पे जो वन पार्टी रूल था वो डेमोक्रेटिक नहीं था, यानी वो जो एक पार्टी लगातार जीत रही है वो डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं जीत रही थी, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा था। इंडिया के केस में ऐसा नहीं था, इंडिया के केस में कांग्रेस डेमोक्रेटिक तरीके से जीत रही थी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे थे तब जीत रही थी। तो इन केस ऑफ अदर कंट्रीज द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी वाज एंश्योर्ड बाय कॉम्प्रोमाइजिंग डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज करके तब एक पार्टी जीत रही थी, जैसे कि चाइना में, क्यूबा में, सीरिया में, वहाँ पे क्या सिंगल पार्टी रूल है। इसके अलावा और भी कंट्रीज थी, म्यांमार, इजिप्ट, बेलारूस, मैक्सिको, इन सारी कंट्रीज में एक ही पार्टी डोमिनेट कर रही थी, बार बार जीत रही थी, इंडिया में भी जीत रही है। उनमें और इंडिया में डिफरेंस क्या है, इंडिया डेमोक्रेटिक सिस्टम को, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करके जीत रही थी, या इंडिया में जो वन पार्टी डोमिनेट कर रही थी वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक थी उनके कंपैरिजन में। तो ये डेमोक्रेटिक कंडीशंस में हो रहा था। इसके अलावा एक पार्टी और थी साउथ अफ्रीका में, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वो भी डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन जीत रही थी, बाकी कंट्रीज में ऐसा नहीं था। ये नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस बताया गया, यानी जो कांग्रेस डोमिनेट कर रही है उसका नेचर क्या था, डेमोक्रेटिक नेचर था, डेमोक्रेटिक तरीके से जीत रही थी। अगली बात कांग्रेस के बारे में बताई जा रही है, कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन। कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन।
देखना इसका मतलब क्या। कांग्रेस पार्टी बनती है 1885 में। शुरू में जब ये पार्टी बनी तो ये प्रेशर ग्रुप का काम कर रही थी। प्रेशर ग्रुप का मतलब ये सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है अपने कुछ काम करवाने के लिए, उस तरीके से काम कर रही थी। और इसमें कौन से लोग थे? इसमें जो लोग थे वो थे न्यूली एजुकेटेड लोग थे, प्रोफेशनल लोग थे और अपर क्लासेस के लोग थे, कॉमर्शियल क्लासेस के लोग थे। तो पढ़े लिखे और अपर क्लासेस के कॉमर्शियल रिच लोग थे इसमें। और कांग्रेस क्या करती थी? एक प्रेशर ग्रुप का काम कर रही। प्रेशर ग्रुप का मतलब कांग्रेस प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही सरकार पे कुछ अपने काम करवाने के लिए। सरकार कौन सी है? ब्रिटेन सरकार है, कॉलोनियल गवर्नमेंट। धीमे धीमे ये 1885 से आते आते तक 20th सेंचुरी तक कांग्रेस मास मूवमेंट में डेवलप हो जाती है। मास मूवमेंट यानी अब कांग्रेस बहुत सारे मूवमेंट्स कर रही है। उससे पहले भी किए थे, स्वदेशी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, बीच में और भी बहुत सारे। मास मूवमेंट का मतलब ये होगा कि बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि शुरू में कम लोग कांग्रेस में थे, धीमे धीमे कांग्रेस में बहुत सारे लोग बढ़ते चले गए। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस में हर तरीके के लोग थे। शुरू में इंग्लिश स्पीकिंग अपर कास्ट, अपर मिडिल क्लास और अर्बन एलीट क्लास थी। बाद में इसमें पीजेंट्स, किसान भी आ गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, शहर में रहने वाले लोग, अर्बन ड्वेलर्स, विलेजर्स, गांव में रहने वाले लोग, वर्कर्स, काम करने वाले लोग, उनके मालिक, ओनर्स, मिडिल, अपर, लोअर क्लासेस और कास्ट, ये सारे हर तरीके के लोग आ गए। ऐसे लीडर्स आ गए जिनका ओरिएंटेशन रूरल था, यानी ओरिएंटेशन रूरल था, यानी इनका ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ ज्यादा था। ऐसे लीडर्स इसमें आने स्टार्ट होते हैं। तो ये बोल सकते हैं कि कांग्रेस एक तरीके से रेनबो लाइक सोशल कोलिशन बन गया है। रेनबो लाइक सोशल कोलिशन। कोलिशन का मतलब क्या होता है? ग्रुप, यानी बहुत सारे तरीके के लोग या बहुत सारे ग्रुप्स कहीं एक साथ आ जाए तो उसको कोलिशन बोलते हैं। रेनबो का जैसे इस तरीके से बहुत सारे कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं रेनबो में, तो इसी तरीके से कोलिशन का में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं। सोशल मतलब समाज के अलग अलग तरीके के लोग, जैसे पीजेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, वर्कर्स, फैक्ट्री ओनर्स, अर्बन क्लास के लोग, अर्बन ड्वेलर्स, विलेज के लोग, ये सब लोग इसमें आ गए। तो कांग्रेस क्या हो गई? एक सोशल कोलिशन हो गया, रेनबो लाइक सोशल कोलिशन। एक टॉपिक है कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन। तो इसका मतलब ये है कि धीमे धीमे इस मूवमेंट में 1885 से लेकर 20th सेंचुरी आने तक कांग्रेस अपने आप को एक मास मूवमेंट पार्टी में डेवलप कर लेती है और वो कहीं ना कहीं सोशल कोलिशन पार्टी बन जाती है। इसमें इसका मतलब ये समाज के हर वर्ग के लोग उसमें आ चुके हैं। दूसरा है आइडियोलॉजिकल कोलिशन। आइडियोलॉजी क्या होती है? विचारधारा। तो इस तरीके से समाज के अलग अलग तरीके के लोग इसमें आ गए, उसी तरीके से अलग अलग आइडियोलॉजी के भी लोग कांग्रेस में आ चुके थे, अलग अलग विचारधारा के, जैसे कि कंजर्वेटिव्स, ये सब आइडियोलॉजीज हैं, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, पैसिफिस्ट, राइट विंग के लोग, लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट, तो जितनी भी आइडियोलॉजीज हैं उन सब आइडियोलॉजीज के लोग भी कांग्रेस के अंदर आ गए। तो इसका मतलब क्या होगा? कांग्रेस क्या होगी? आइडियोलॉजिकल कोलिशन। तो ये इसमें ये बताया गया कि कांग्रेस एक सोशल कोलिशन की तरह काम कर रही थी, यानी समाज के हर वर्ग के लोग उसमें थे, और आइडियोलॉजिकल कोलिशन की तरह भी काम कर रही थी। इसका मतलब हर विचारधारा के लोग कांग्रेस के अंदर हैं। बहुत सारी पार्टीज भी कांग्रेस के अंदर काम कर रही थी। जैसे एग्जांपल दिया गया है, एक पार्टी थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये कांग्रेस के अंदर ऑपरेट कर रही थी। इंडिपेंडेंस के बाद ये पार्टी एक इंडिपेंडेंट पार्टी बन जाती है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी।
क्लियर। इसमें ये बताया गया कि कांग्रेस कैसे एक सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिशन की तरह काम करती थी। सोशल कोलिशन का मतलब कि समाज के हर वर्ग के लोग हैं उसमें, कौन कौन है ये सब बताए गए। और आइडियोलॉजिकल कोलिशन का मतलब अलग अलग विचारधारा के लोग उसमें कांग्रेस का हिस्सा है। ठीक है, इसको देखो जरा।